Hello, I am Sudhanshu and I welcome you all to Blade Learner. So in this lesson we will be discussing about Maratha Empire. हमने पिछले लेसन तक ये देख लिया था कि कैसे मराठा अम्पायर की फाउंडेशन लेड करी जाती है और क्यों मराठा अम्पायर के बारे में पढ़ना ज़रूरी है और मराठा अम्पायर का डेक्कन सल्तनत के साथ क्या कनेक्शन था, डेक्कन सल्तनत की फॉर्मेशन कैसे होती है। छोटा सा ब्रीफ हमने विजयनगर अम्पायर के बारे में भी लिया था एंड उसके बाद शिवाजी और संभाजी के डिज़ाइन को हमने देखा था। इस लेसन में हम उससे आगे की हिस्ट्री को देखेंगे और एक्चुअल में मॉडर्न मराठा हिस्ट्री हम इसी लेसन से पढ़ना शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले एंड आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज वी अपलोड डेली ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स आते हैं एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू प्रेस द बेल आइकन एंड यू कैन फॉलो अस ऑन द इंस्टाग्राम टू द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मराठा अम्पायर के बारे में हमने देखा था कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। पहली चीज़ फीचर्स एक्सपेंशनिस्ट, बहुत ज़्यादा हार्ड कोर एक्सपेंशन करा उन्होंने। हमने देखा था मैप में कि कैसे उनका जो एक्सपेंशन है ये 1759 के आसपास का मैप आप देखें तो ये कावेरी डेल्टा से लेके पेशावर तक पहुंच गया है, इधर उड़ीसा से लेके सिंध तक पहुंच गया। सो इनके एक्सपेंशन को पढ़ना ज़रूरी है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में इनकी बहुत खास जगह है। सो और देखा था कि कैसे इनको एज ए रिप्लेसमेंट फॉर मुगल्स के रूप में भी देखा जा रहा था कि मुगल्स के अल्टरनेटिव अगर कोई पावर है तो ये मराठा है, मुगल्स को सब्स्टिट्यूट करने वाले मराठा ही होंगे। और अगर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ना हुआ होता शायद ये प्रेडिक्शन हिस्ट्री में तब्दील हो जाता। एंड हमने ये भी देखा था कि मराठास में कैसे मराठा अम्पायर में जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा वीक था। इनके पास कोई रेगुलर रेवेन्यू के सोर्सेज नहीं थे, कभी इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की नहीं सोची, कभी इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स लाने की नहीं सोची। इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी वो बहुत वीक थी, तो सिर्फ इन्होंने एक्सप्लोरेशन पे ध्यान दिया, सिर्फ एक्सपेंशन पे ध्यान दिया, कंसोलिडेशन पे कभी ध्यान नहीं दिया। तो वही ये वन ऑफ द रीज़न था कि ये जो अम्पायर 150 पौने 200 सालों तक चल सकता था वो बहुत कम 6-7 दशकों में निपट जाता। सो और हमने देखा था शिवाजी के अम्पायर को देखा था, उसके डिज़ाइन को देखा था कि कैसे फाउंडेशन लेड करी जाती है, कैसे उनका कोऑर्डिनेशन होता है ऑफिशियल कोऑर्डिनेशन 1674 में एंड डेक्कन सल्तनत के बारे में भी देखा था। विजयनगर अम्पायर के बारे में भी एक ब्रीफ डिस्कशन हमने पिछले लेसन में लिया था। देन शिवनेरी का फोर्ट जहाँ पे शिवाजी का जन्म होता है एंड रायगढ़ का फोर्ट, ये वाला रायगढ़ का फोर्ट जहाँ पे उनका ऑफिशियल कोऑर्डिनेशन किया जाता है। नाउ नेक्स्ट हमने संभाजी भोसले के रूल को देखा था कि उनके टाइम में कैसे कॉन्स्पिरेसी लेड करी जाती है और उनको मुगल कैप्चर में ढकेल दिया जाता है और उसके बाद की हिस्ट्री को हम इस लेसन से पढ़ना शुरू करेंगे। तो संभाजी की डेथ के बाद जब इनको मुगल कैप्चर में टॉर्चर करके बाद में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है इनके दोस्त कवि कलश के साथ, तो उसके बाद क्या होता है, जब इनको कैप्चर कर लिया गया तो राजा राम भोसले जो कि शिवाजी की अलग दूसरी क्वीन सोराबाई के लड़के थे उनको बिठाया जाता है मराठा थ्रोन पे। एंड बहुत सारे एविडेंसेस में ये भी प्रमाण मिला है, हालांकि कोई ऑफिशियल राइटिफिकेशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे एविडेंसेस ये भी कहते हैं, ये बहुत सारे फोक किंवदंतियों में ये भी कहा गया है कि ये जो सोराबाई हैं इन्होंने इनकी कोई भूमिका रही थी जो ये कॉन्स्पिरेसी लेड करी गई थी संभाजी भोसले के अगेंस्ट, तो उसमें सोराबाई का भी कुछ हाथ था क्योंकि उनके जो इंटेंशन थे वो था कि राजा राम भोसले गद्दी पे बैठे ना कि संभाजी। तो ये भी एक हो सकता है, हालांकि कोई ऑफिशियल राइटिफिकेशन नहीं है तो इसको हम एक मिथ के रूप में मानेंगे, सच्चाई नहीं मानेंगे। और उसके बाद राजा राम भोसले का डिज़ाइन 11 साल का था। इनके साथ ही वही बात, मुगल अम्पायर के साथ जब इंटरेस्ट क्लैश करेंगे आपके तो आपको कॉन्फ्लिक्ट करना पड़ेगा, लेकिन इनके शासन में और कोई इंपॉर्टेंट घटना नहीं हुई। तो हम अगले राजा की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो राजा राम भोसले के सक्सेसर जो उनके लड़के थे शिवाजी सेकंड उनको बनाया जाता है और ये 1700 से लेकर 1707 तक इस टाइम फ्रेम में रूल करते हैं। एंड इनको हमें गौर से ध्यान में देखना है, ये जो टाइम फ्रेम है 1700 से लेकर 1707, तो 1707 आपको याद आ रहा होगा कि ये जो ईस्वी है इस ईस्वी में इस टाइम फ्रेम में औरंगज़ेब की डेथ होती है। 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हुई एंड औरंगज़ेब की डेथ के बाद क्या होता है, औरंगज़ेब की डेथ के बाद लेटर मुगल्स का एरा शुरू हो गया और औरंगज़ेब ने क्या करा था, भारी मात्रा में एंटेगनाइज करा था, भारी मात्रा में विरोधी उत्पन्न किए थे नॉन मुस्लिम्स रूलर के रूप में, चाहे वो सिख्स हो चाहे वो मराठास हो और बहुत हद तक राजपूताना में भी जो मेजर ऑफ राजपूताना रूलर्स थे उन्होंने भी मुगल साम्राज्य से अपना दामन छुड़ा लिया था, उन्होंने भी मुगल साम्राज्य के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। सो औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो पहला शासक लेटर मुगल्स की सीरीज़ में बैठता है प्रिंस मुअज़्ज़म और बहादुर शाह फर्स्ट जिसको हम कहते हैं या शाह आलम फर्स्ट भी इसको कहा जाता है, तो उसने क्या करा, सबसे पहले उसकी प्राथमिकता थी कि हमने जो भी नॉन मुस्लिम्स पावर को एंटेगनाइज किया है हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम सारे के सारे नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट को इंक्लूडिंग द नॉन मुस्लिम्स रूलर्स उनको हम अपने हाथ में लेके आए, उनको हम अपने क्लच में लेके आए ताकि हम हारमोनियसली रूल कर सकें। इसी सीरीज में सबसे पहले वो क्या करते हैं, अभी मराठा अम्पायर में कौन रूल कर रहा है, शिवाजी सेकंड, और जब भी बहादुर शाह फर्स्ट का एरा शुरू होगा तो क्या होगा, सबसे पहले वो क्या करेंगे। और एक हिस्ट्री मैंने आपको पिछले लेसन में नहीं बताई थी कि संभाजी के डेथ के बाद
संभाजी को जब एग्जीक्यूट कर दिया जाता है तो उनकी वाइफ और उनके लड़के शाहू, उनको भी कैप्टिव बना के रख लिया जाता है मुगल कोर्ट में। सो ये जो शाहू है ये बहुत दिनों तक, तकरीबन 18 साल तक ये कैप्टिव में रहते हैं, मुगल कैप्टिव में रहते हैं, मुगल कैप्चर में रहते हैं। तकरीबन 1689 से लेकर 1707 तक, तो 18 साल टाइम फ्रेम में ये मुगल कैप्चर में है। और इस बीच मुगल एम्पायर में कौन कौन रूल कर रहे हैं? राजा राम आते हैं, देन शिवाजी सेकंड आते हैं। और बहादुर शाह फर्स्ट जब पहली बार गद्दी पे बैठा तो उसने सबसे पहले ये करा कि शाहू को रिलीज़ करा, ये कह के कि हम मराठा प्रिंस को रिलीज़ कर रहे हैं। और ये डिप्लोमेसी का बेहतरीन उदाहरण आप देख सकते हैं कि शाहू चूँकि संभाजी के लड़के हैं और संभाजी के पास बहुत ही बड़ा मास सपोर्ट था, ये तो सीधे सक्सेसर थे शिवाजी के, और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेडिशन भी किया था उन्होंने, और मराठाओं के लिए सामने आके लड़े भी थे। तो इनका तो एलिजेंस, बहुत सारे लोगों का एलिजेंस तो संभाजी के साथ होगा। तो जब शाहू को रिलीज़ किया जाएगा तो ये एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा गया कि मराठा पॉपुलेशन जो है वापस से बिलीव करना शुरू करेगी, उनका जो ट्रस्ट है वो रिस्टोर होगा मुगलों के प्रति। और दूसरी चीज़ क्या होगी, ये तो बहुत ही सुपरफिशियल चीज़ थी, दूर का जो बहुत ही घातक निशाना जो लगा था वो ऐसा सोच के लगाया गया था बहादुर शाह फर्स्ट के द्वारा कि एक तो इससे हमें मराठा सब्जेक्ट का सपोर्ट जीतने में हम कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि कहेंगे कि हमने आपके मराठा प्रिंस को रिलीज़ किया है। दूसरी चीज़ कि जब हम शाहू को रिलीज़ करेंगे, छत्रपति संभाजी के लड़के शाहू को रिलीज़ करेंगे, तो एक ही थ्रोन के लिए 2 कंटेंडर तो हो जाएंगे ना। शिवाजी सेकंड उधर रूल कर रहे हैं, राजा राम के लड़के शिवाजी सेकंड रूल कर रहे हैं। एंड जब शाहू को रिलीज़ करेंगे, शाहू के पास बहुत ही ज़्यादा मास सपोर्ट है क्योंकि ये संभाजी के लड़के हैं। तो जब दो अलग अलग लोगों के पास मास सपोर्ट होगा तो इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट राइज होंगे, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है सिविल वॉर में बदल जाएगा। और ये हुआ भी, सिविल वॉर में बदल गया। लेकिन फॉर्चुनेटली शाहू के पास कुछ बढ़िया लीडर्स आए जिससे कि ये सिविल वॉर पे वो ओवरकम कर पाए और बाद में अपने लिए थ्रोन को सिक्योर भी कर पाए, मराठा थ्रोन को। तो ये जो पॉलिसी थी, ये जो प्लान था, ये फेल हो गया। बहुत हद तक सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन लास्टली ये फेल हो गया क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स शाहू के पक्ष में आ गए थे और इनके साथ लड़ रहे थे। उसमें से एक मेजर लीडर जो थे वो बालाजी विश्वनाथ थे, कोंकणी ब्राह्मण थे, और ये आते हैं शाहू के साथ। और यहीं से पेशवाई डोमिनेंस का शुरू होता है, पेशवाई डोमिनेंस का सिलसिला शुरू होता है। तो जब शाहू भोसले ने सिविल वॉर में अपनी फतेह हासिल करके जब थ्रोन पे असेंड किया उन्होंने 1707 में, तो एक और चीज़ होती है। सबसे पहले तो इनको रिलीज़ किया गया बहादुर शाह फर्स्ट के द्वारा, और इनकी जो अंट थी ताराबाई, उनके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है। बेसिकली जो शिवाजी सेकंड है वो उनके बिहाफ पे ताराबाई ही रूल कर रही है, ताराबाई उनके रीजेंट के रूप में रूल कर रही है, क्योंकि शिवाजी सेकंड बहुत ही छोटे थे, तो उनके बिहाफ में ताराबाई ही रूल कर रही है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट राइज हुआ था ताराबाई और शाहू के बीच हुआ था। और जब ताराबाई और शाहू के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ और ये सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया, और फिर बाद में सिविल वॉर में ये शाहू विजयी होते हैं, तो एक चीज़ होती है कि ये ताराबाई जो थी जब हार मिले इनको सिविल वॉर में, तो ये इन्होंने भोसले क्लैन का एक और ब्रांच बना लिया कोल्हापुर में। सो आप देखें तो अभी तक सतारा हेडक्वार्टर हुआ करता था मराठा एम्पायर का, अब भोसले में चला जाता है। अब भोसले क्लैन का एक ब्रांच जो है कोल्हापुर में स्थापित हो गया। सो अभी देखेंगे कि कोल्हापुर में भी बहुत दिनों तक ये जो डिसेंडेंट है शिवाजी के, चूँकि ये तो शिवाजी के लीनियज से ही आते हैं, तो वो लोग बहुत दिनों तक रूल किया इन्होंने। और 1948 में आखिरकार उनको मर्ज कर लिया गया रिपब्लिक ऑफ इंडिया में। तो ये आप देखेंगे एक क्लैन यहाँ कोल्हापुर में और एक सतारा में है। सो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो नागपुर के भोसले थे, आगे हम कॉन्फिडेंसी के बारे में पढ़ेंगे, वो ये शिवाजी वाले डिसेंडेंसी से नहीं थे, वो अलग क्लैन थी। तो ये कन्फ्यूज़न आपका क्लियर होना चाहिए। सो ये सब हमने देख लिया कि कैसे बालाजी विश्वनाथ का उदय होता है, क्योंकि ज़रूरत थी कॉम्पिटेंट लीडर्स की। सिविल वॉर में अगर मराठा अंपायर जूझ जाता तो शायद इतनी गोल्डन हिस्ट्री ना लिखी जाती। उसके बाद क्या होता है, बालाजी विश्वनाथ ने जब इतना अच्छा सपोर्ट दिया शाहू भोसले को और उनको छत्रपति बनाया, तो उनको क्या किया गया। और शाहू ने जब छत्रपति बनने के बाद, एक्चुअली उनका नाम शाहू था और जब वो किंग बन गया तो छत्रपति कहा गया उनको। तो छत्रपति बनने के बाद उन्होंने क्या करा, सबसे पहले इन द रिटर्न ऑफ फेवर बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। और अगर आप शिवाजी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि अष्टप्रधान कहा गया, तो उसमें पेशवा मतलब प्राइम मिनिस्टर होता था, और भी बहुत सारे पोस्ट थे, अमात्य था, सुमंत था, या सेनापति था, न्यायाधीश था। तो ये सब हम जब मिडाल हिस्ट्री में मराठाओं के बारे में पढ़ेंगे, शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही एक्सप्लेनेटरी रूप से डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली पेशवा का मतलब आप समझिए कि प्राइम मिनिस्टर। तो बालाजी विश्वनाथ को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया इन द रिटर्न ऑफ हिज फेवर, जो उन्होंने साथ दिया था छत्रपति शाहू का, तो उसके बदले में इनको पेशवा बनाया जाता है। और यहीं से पेशवाई डोमिनेंस की स्थापना होती है। अब पेशवा डोमिनेट करना शुरू कर देंगे, छत्रपति की पावर बहुत ही मिनिमल रह जाएगी। और यहीं से दूसरा फेज़ है मराठा अंपायर का, जो दूसरा आप ये बालाजी विश्वनाथ जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके स्टैचू, उनको दूसरा फाउंडर, सेकंड फाउंडर मराठा अंपायर भी कहा गया, क्योंकि फर्स्ट फाउंडर तो शिवाजी थे और उनका सिलसिला चला छत्रपति शाहू तक। उसके बाद पेशवाई डोमिनेंस शुरू होता है। और इसी डोमिनेंस के अंतर्गत इतना बड़ा जो एक्सपेंशन है, आप देख सकते हैं 1759 में जो आपने मैप देखा था, अटक से लेकर कटक तक, पेशावर से लेकर कावेरी डेल्टा तक, तो ये इसी पेशवाई डोमिनेंस के अंतर्गत ही होता है। और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन लीड करी जाती है, बहुत ही ज़्यादा टेरिटरी सिक्योर करी जाती है, बहुत ही ज़्यादा पैसा लाया जाता है। और ये भी एक टाइम में प्रेडिक्शन लगाया जा रहा था कि ये तो पूरे एम्पायर, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर रूल करेंगे एक दिन। लेकिन अहमद शाह अब्दालिया काल
बन के आता है और सारे मंसूबों पे पानी फिर जाता है। इनके जो दिल्ली जीतने का सपना था, अखंड भारत का, हिंदवी स्वराज का, वो सब सपना ही रह जाता है। तो उसको हम आगे देखेंगे। तो बालाजी विश्वनाथ को अपॉइंट करा गया एज ए पेशवा 1713 में। और सबसे पहला जो इनका इंटरेक्शन था मुगल अम्पायर के साथ वो होता है जब इनकी डोमिनेंस स्थापित हुई, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया डिप्लोमेट थे और इनकी ज़रूरत थी छत्रपति शाहू को। तो धीरे धीरे जब इनका कद बढ़ता गया, इनका ओहदा बढ़ता गया मुगल मराठा कोर्ट में, तो जो पावर थी ना वो धीरे धीरे विद द टाइम छत्रपति शाहू से बालाजी विश्वनाथ के ऊपर ट्रांसफॉर्म होने लगी, ट्रांसमिट होने लगी। और ये जो ट्रांसमिशन था पावर का, ये लास्ट में आप देखेंगे तो आने वाले पेशवाओं में वो सारे के सारे जो पावर्स थे वेस्ट कर दिए गए। छत्रपति के जितने भी पावर्स थे, यानी कि जो डिफेक्टो रूलर्स हैं, एक होता है कि डीजियोर, एक होता है डिफेक्टो। डीजियोर मतलब जो नॉमिनली रूल कर रहा है, जो फिगर हेड है आपके, और डिफेक्टो मतलब जिसके हाथ में सारी पावर है, जो असली में रूल कर रहा है। सो अगर इंडियन पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट इन द डीजियोर हेड ऑफ स्टेट, एंड प्राइम मिनिस्टर द डिफेक्टो हेड ऑफ स्टेट। तो ऐसा हुआ कि जो पेशवा लोग हैं वो डिफेक्टो रूलर बन गए। हालांकि किंग और एम्पायर तो छत्रपति ही रहते थे, लेकिन सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर इनके ऊपर वेस्ट करी गई थी, इनके ऊपर इनकलकेट करी गई थी। सो डोमिनेंस ऑफ पेशवा शुरू होता है बालाजी विश्वनाथ के समय से, और इन्होंने अपने डिप्लोमेसी से और अपने कॉम्पिटेंसी से धीरे धीरे सारी पावर्स गेन करनी शुरू कर दी। और सबसे पहले ये जाते हैं सैयद ब्रदर्स को हेल्प करने के लिए फर्रुखशियार के असैसिनेशन में, और पहली बार, और ये बहुत बड़ी आर्मी लेके जाते हैं, तकरीबन 10-15 हज़ार की आर्मी होती है। और पहली बार ये देखते हैं कि उस समय तक मुगल एम्पायर की जो वीकनेसेस थी वो सबके सामने खुल के नहीं आई थी। तो जब सैयद ब्रदर्स को हेल्प करने जाते हैं, उनको असिस्ट करने जाते हैं, क्योंकि इनसे हेल्प मांगी जाती है, इनके पास बहुत ही बड़ी आर्मी थी। और अब देखेंगे कि अब जब मराठा एम्पायर का दूसरा इमरजेंस होगा, पहले तो शिवाजी के टाइम में हुआ, और दूसरा एरा जब शुरू होगा तो मराठाओं के पास बहुत बड़ी आर्मी होती है, बहुत बड़ी आर्मी। तो ये लोग आर्मी के रूप में, और ये लोग आर्म्ड असिस्टेंस भी देते हैं। चाहे आप देख ले तो इनको मुगलों को बहुत मुगलों के साथ इनकी ट्रीटी भी होती है 1752 में, जिससे कि मुगल इनके गार्डियनशिप के अंडर आ जाते हैं। मुगलों के ये गार्डियन बन जाते हैं कि कोई भी अगर फॉरेन इन्वेजन होगा, चाहे अब्दाली का हो, चाहे पर्शियन इन्वेजन हो, तो आप हमें बचाएंगे। तो ये जब जाते हैं सैयद ब्रदर्स को हेल्प करने, तो पहली बार इन्होंने देखा कि मुगल एम्पायर पूरी तरह से वीक हो गई है, और अब हमें कुछ नहीं करना, हमें अपने एम्पायर को धीरे धीरे बढ़ाना है, हमें अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ बनानी होगी। और ये जो एम्पायर है ये खुद ब खुद कमज़ोर हो जाएगी, जो मुगल एम्पायर है खुद ब खुद कमज़ोर हो जाएगी। और यही हुआ भी आगे, और इन्हीं के एम्बिशंस को आगे फुलफिल करा जाता है बाजीराव वल्लाड़ के द्वारा, और आगे बालाजी बाजीराव के द्वारा। और फिर मतलब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से पहले तक तो ये सबको लग ही गया था कि अब मराठा एम्पायर जो है दिल्ली पे कब्जा कर ही लेंगे। इनडायरेक्टली तो कब्जा हो ही गया था, ऑफिशियली होना बाकी था, और वो भी हो जाता अगर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत न हुआ होता। सो सैयद ब्रदर्स को हेल्प करते हैं फर्रुखशियार के असैसिनेशन में। और फर्रुखशियार के असैसिनेशन बहुत मेजर घटना थी, क्योंकि वो तो पहली बार मुगल एम्पायर को किसी ने मारा था, किसी ने उसका मर्डर किया था, किसी नोबेल्टी ने। तो ये बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि मुगल एम्पायर एक पोस्ट थी, इसको 150-200 सालों तक बहुत ही कॉम्पिटेंट लीडर से सजाया था, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, हुमायूं, बाबर। तो इसी सीरीज़ में अगर किसी एम्पायर को उसके नोबेल्टी ने असैसिनेट कर दिया तो कितनी सेंसेशनल घटना थी। और वो जो नोबेल्टी जिन्होंने इनको असैसिनेट किया है, और वो सभी लोग जिन्होंने उस असैसिनेशन में हेल्प किया है, वो सब कितने ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे लोगों की नज़रों में, आप खुद सोच सकते हैं। यही हुआ बालाजी विश्वनाथ मराठा कॉन्फेडरेसी में, मराठा एम्पायर के अंतर्गत, मराठा टेरिटरी के अंतर्गत बहुत ही पावरफुल रूलर के रूप में माने गए। रूलर तो छत्रपति ही थे, लेकिन ये डिफेक्टो रूलर थे। एंड देन मुगल सनद ऑफ 1719। मुगल सनद एक आप समझे कि जैसे फरमान ऑफ फर्रुखशियार ने फरमान दिया था 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, वैसा ही एक फरमान समझ लिया मुगल सल्तनत को 1719 में, इसमें कि इनको मराठा एम्पायर को ये जो डेक्कन की सरदेशमुखी एंड चौट थी उसको कलेक्ट करने का राइट दिया गया। और ये चौट होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि चौट मीन्स 1/4 ऑफ द रेवेन्यू। एक टर्म में चौट मीन्स 1/4 ऑफ द रेवेन्यू। जैसे मान लो कि आपके पूरा जो लैंड रेवेन्यू वो 1 लाख है, तो उसका चौट क्या होगा 1/4 25,000। एंड सरदेशमुखी क्या होती है, जो बचा हमारे पास उसका एडिशनल 10%, यानी कि जो 25,000 हमने दे दिया तो बचा कितना 75,000, उसका एडिशनल 10%, यानी कि उसका एडिशनल 10% कितना होगा 7500। तो ये चौट और सरदेशमुखी इनको डेक्कन की दी गई। और डेक्कन में क्या क्या कौन कौन से इलाके आते थे, गोलकुंडा, बीजापुर, हैदराबाद, खानदेश, कुछ कर्नाटक के भी इलाके आते थे, बेडार, बीदर। सो इतने बड़े इलाके की जब इनको सरदेशमुखी और चौथ दी गई तो बहुत ज़्यादा पैसा आने लगा। और वो भी मिनिमल कंपनसेशन में, सालाना इनको कुछ कंपनसेशन पे करना पड़ता था, एनुअल ट्रिब्यूट पे करना पड़ता था। वो बहुत ही मिनिमल चीज़ थी जो इनको अगेंस्ट में मिल रही थी, इन रिटर्न में मिल रही थी उसके चलते। और इसके अगेंस्ट में एक प्रॉमिस भी किया गया था कि मराठा एम्पायर के कुछ 10-15 हज़ार सोल्जर्स हमेशा मुगल कोर्ट में उपस्थित रहेंगे, हमेशा दिल्ली में रहेंगे, क्योंकि इनके पास जो सबसे बड़ी चीज़ थी, सबसे बड़ा एसेट जो था मराठाओं के पास, वो था इनकी मिलिट्री। तो इसका वो ट्रेड करते थे। इसके एवज में उन्होंने बहुत भारी मात्रा में लैंड रेवेन्यू गैदर किया है, घूम कर चौट वसूला है, घूम कर राजपुताना से टैक्स लिया है, घूम कर अवध से टैक्स लिया है, बंगाल से टैक्स लिया है, लास्ट में तो अलीवर्दी खां उड़ीसा दे भी देते हैं थक हार के। तो ये डोमिनेंस स्थापित होता है। और फाउंडेशन ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी की फाउंडेशन लेड करी जाती है। मराठा कॉन्फेडरेसी में बेसिकली हम 5 फैमिलीज़ के बारे में पढ़ते हैं। पेशवा ऑफ पुणे, होलकर्स ऑफ इंदौर, सिंधियाज, और जिनको कि शिंदे भी आप कह सकते हैं, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, एंड भोसले ऑफ नागपुर। तो ये बेसिकली शुरुआत हुई, एक नई टाइप की फ्यूडलिज्म थी। और इसमें भी ये करा गया कि जब टेरिटरी बड़ी होती गई तो इसको एडमिनिस्ट्रेट करना था और टैक्स लेना था। तो अगेन वही चीज़, लैंड ग्रांट के रूप में बहुत सारे सरदारों को लैंड बांटी गई कि आप यहाँ से प्रोड्यूस कलेक्ट करें और मराठा ट्रेजरी में आप जमा करें। तो इससे
क्या हुआ कि विद द टाइम जो किंग थे, जो एम्पायर थे, वो सरदार के ऊपर, इन मराठा सरदारों के ऊपर डिपेंडेंट होने लगे जो प्रोड्यूस था उसके कलेक्शन के लिए। और इससे जब किंग कोई कमज़ोर आता था, और यही चीज़ फ्यूडलिज्म का यही तो ट्रेट है ना, लैंड ग्रांट्स आपने बांटा और इससे क्या हुआ कि जो एम्पायर है उसकी शक्ति कमज़ोर हुई, उसका जो स्ट्रेंथ था वो कमज़ोर हुआ, उसकी अथॉरिटी कमज़ोर हुई। और लास्ट में क्या होगा कि जो भी कोई कमज़ोर एम्पायर आएगा तो ये जो फ्यूडल्स थे अपने लिए ऑटोनॉमी असर्ट करेंगे और उस एम्पायर के अगेंस्ट जाएंगे। और यही हुआ कि जो कॉन्फेडरेसी थी बहुत दिनों तक तो एक साथ लड़ती है। और आप देखेंगे कि ये जो कॉन्फेडरेसी है, एक देखें आप अगले पेज में मैप है तो उसमें आई वांट टू शो, देखो ये ग्वालियर है, यहाँ पे सिंधिया रूल कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखें तो बड़ोदरा है जिसको कि बड़ौदा कहते हैं, तो ये गायकवाड़ यहाँ पे, नागपुर यहाँ भोसले हो गए, यहाँ पे पुणे, ठीक है, पेशवा। और ये जो भोसले क्लैन का जो ओरिजिनल भोसले क्लैन था शिवाजी का, उसका जो सेंटर है वो यहाँ पे एक सतारा देख सकते हैं, एंड उसके नीचे यहाँ पे कोल्हापुर देखें, ठीक है। और एक यहाँ पे हो सकता है, और एक यहाँ पे इंदौर में यहाँ होलकर है। तो आप देखिए कि ये लोग इतने ज़्यादा सेग्रीगेटेड हैं, हालांकि बहुत दिनों तक ये एक साथ रहते हैं। और जो भी एक्सपेडिशन लीड करी जाती है, चाहे ग्वालियर के सिंधिया द्वारा, चाहे इंदौर के होलकर्स द्वारा, वो सब एक्सपेडिशन मराठा अंपायर के अम्ब्रेला के अंदर होगी, चाहे इन्होंने कोई भी टेरिटरी जीती, लेकिन ये कहा जाएगा कि ये मराठा अंपायर की टेरिटरी है। लेकिन ऐसा होता है कि जब ये लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पर जब मजबूत होने लगते हैं और ऊपर से जो अथॉरिटी है एम्पायर वो कमज़ोर होने लगता है, तो ये सब अपने लिए ऑटोनॉमी, और लास्ट में तो आप देखेंगे सब लगभग सेमी ऑटोनोमस किंगडम बनी गए थे। ग्वालियर भी अपना सेमी ऑटोनोमस किंगडम बन गया था, होलकर्स भी अपने लिए सेमी ऑटोनॉमी कार्ड आउट कर ही चुके थे, वडोदरा का भी यही हाल था। और नीचे आप देखेंगे तो भोसले नागपुर का भी वही हाल था। तो ये सब चीज़ों ने पहले तो ये कॉन्फिडेंस लेट क्यों करेगी, ताकि सरदारों को पावर दी गई कि भाई अब लैंड ग्रांट्स तुमको दिए जा रहे हैं, और इससे तुम चूंकि इनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तो नहीं था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का, तो उन्होंने वही चीज़ें करी जो पहले एम्पायर करते आ रहे थे, जागीरदारी की फॉर्म में, जो चूंकि, लेकिन ये जागीरदारी नीड ऑफ द आवर तो थी नहीं, क्योंकि जागीरदारी के चलते ही आप देखेंगे तो फ्यूडलिज्म का उदय होता है, लैंड ग्रांट्स के चलते, लैंड ग्रांट इज द मेजर रीजन कि फ्यूडलिज्म का उदय होता है। एंड उसके बाद आप देखें, आप वही गलती फिर दोहरा रहे हैं, डैट मीन्स कि आप लैक कर रहे हैं कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को, आपके पास जो इकोनॉमिक स्किल्स है वो आपका कमज़ोर है। और यही चीज़ बाकी कंटेम्प्रेरी एम्पायर्स जो सक्सेसफुल है बहुत हद तक, चाहे मैसूर के टिप्पू सुल्तान हो या बाकी जो रूलर्स थे, बहुत ही कम रूलर्स आप देखेंगे तो इन्होंने कंटेम्प्रेरी मेथड्स को अपनाया, जो नीड ऑफ द आवर थी उसको देखा। लेकिन ये लोग जो थे मराठा एम्पायर, इन्होंने जो ट्रेडिशनल तरीका था लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का उसी पे जोर दिया, और इसी के तहत जागीरदारी सिस्टम के ही अनदर फॉर्म में, जिसको कि वर्तन सिस्टम कहा गया, तो उसके तहत लैंड ग्रांट्स बांटे सरदारों को और उनको राइट्स दिए कि आप यहाँ रेवेन्यू कलेक्ट करें, और ऑन द बिहाफ ऑफ मराठा एम्पायर आप इसको मराठा ट्रेजरी में एक्यूमुलेट करें, मराठा ट्रेजरी में जमा कर दें। और इससे क्या हुआ, जब ये लैंड ग्रांट्स दिए गए तो धीरे धीरे वो सरदार पावरफुल होते गए, और बाद में तो इन्होंने अपने लिए ऑटोनॉमी भी असर्ट करनी शुरू कर दी, अपने लिए सेमी ऑटोनोमस स्टेट्स भी बनाने शुरू कर दिए। और यही बाद में एक कॉन्फेडरेसी बन जाती है, यही बाद में पांच बेसिकली जो क्षेत्र हैं वो उभर के आते हैं, 5 सरदार उभर के आते हैं बहुत पावरफुल बन के, सिंधियाज, होलकर, गायकवाड़, पेशवा और ये भोसले नागपुर के। और छत्रपति की पावर तो अब कम हो ही गई है लगभग। छत्रपति की हिस्ट्री आप पढ़नी नहीं है, मैं अब तो पेशवाओं की हिस्ट्री पढ़नी है, क्योंकि छत्रपति से तो पावर ट्रांसफर हो गई थी साहू के टाइम में ही, बालाजी विश्वनाथ ने ही पावर ट्रांसफर कर ली थी अपने पास। और इसके बाद हम जो भी हिस्ट्री पढ़ेंगे वो पेशवाओं की हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि अब जो है इस कॉन्फेडरेसी में सबसे मेजर फिगर है वो पेशवा है। इस पाँचों की कॉन्फेडरेसी में जो सबसे मेजर फिगर है वो पुणे के पेशवा है। सो दैट्स इट इन दिस लेसन। और अगले लेसन में हम देखेंगे कैसे बाजीराव भल्लार ने निज़ाम को हराया और आगे जो भी लीडर्स थे उनको सब्जुगेट किया, और बहुत दिनों तक मुगल एम्पायर में इनके नाम का खौफ भी रहता है, क्योंकि मुगल एम्पायर में भी एक बार लॉन्च करते हैं, दिल्ली भी जाते हैं एक बार। और उसके बाद देखेंगे बालाजी बाजीराव के टाइम में क्या हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे क्या क्या डिक्लाइंस हुए, क्या रीजंस थे डिक्लाइन के मुगल मराठा एम्पायर के। और उसके बाद और हम एंग्लो मराठा वॉर्स को इस सीरीज़ में डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब हम कंसोलिडेशन पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि मराठा एम्पायर के डिक्लाइन के साथ और एंग्लो मराठा वॉर्स के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है ब्रिटिशर्स का, तो उनकी हिस्ट्री को जाने बिना हम उसको नहीं पढ़ेंगे। तो वो कंसोलिडेशन में एक साथ आएगा, जितनी भी मैसूर की हिस्ट्री है, मैसूर वॉर और एंग्लो मराठा वॉर्स, या बैटल ऑफ प्लासी हो गया या बक्सर हो गया, तो वो सब हम कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर में देखेंगे। सो दैट्स इट इन दिस लेसन, एंड इफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, एंड आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, क्योंकि हम डेली ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स लाते हैं। एंड इफ यू जेन्युइनली लाइक दिस then please share this video. Thanks for watching. Have a great day. Take care.